इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है। आतंक पर बड़ा एक्शन, सुरक्षित हुआ नेशन, क्योंकि लगातार इस दिशा में काम किए जा रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एसपी वैद्य जी हैं, जो कि पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर हैं। इसके अलावा RSN सिंह जी हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। सर, आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैद्य जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हमने आंकड़े दिखाए किस प्रकार से आतंक की घटनाओं पे लगाम लगी है, साथ ही साथ हमारी जो क्षति होती थी, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो चाहे वो नागरिक हो, उस सब में भी बहुत बड़ी एक तरीके से कटौती आई है और अब बात विकास की ज्यादा होती है। एसपी वैद्य जी, नमस्कार। देखिए, 2014 से खासकर मैं पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर से करूंगा जी। निर्णायक फैसले हुए और उसमें कार्रवाई हुई। मैं जैसे बताऊंगा, आप देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड चलता था पाकिस्तान और इंडिया के बीच, उसके थ्रू स्मगलिंग की जाती थी हथियारों की और ड्रग्स की, उसको बंद किया गया। आपने देखा किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के करने से भारत ने क्लियर मैसेज पाकिस्तान को दिया कि अगर आप कोई टेरर एक्ट करते हैं वो अनपनिश्ड नहीं जाएगा। तो एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता था इंडिया को, उस पर निर्णायक फैसला किया और उस ब्लफ को कॉल किया। आज वहां आम कश्मीरी एक बाहर निकलता है, उसको मालूम है मैं सुरक्षा से के माहौल में जा रहा हूं, और बिल्कुल उसका पहले बच्चा जाता था, उसको मालूम नहीं था कि वो स्कूल से वापस ये किस हालत में आएगा, या कोई अगर कश्मीरी बाहर जाता था तो उसको ये भरोसा नहीं था कि मैं शाम को सुरक्षित आऊंगा। आज वहां कोई पत्थरबाजी नहीं होती। आपके आंकड़े ही बता रहे हैं। आप देखिए, 70% गिरावट इंसिडेंट्स में, टेरर इंसिडेंट्स में हुई है। इनफिल्ट्रेशन थोड़ी बहुत मैं कहूंगा अभी उसमें कहीं कहीं ये मौका पाकर अंदर आ जाते हैं। अदरवाइज रिक्रूटमेंट, लोकल रिक्रूटमेंट जीरो है। आप देखिए, जो मोदी सरकार का डेवलपमेंट पुश जम्मू कश्मीर में था, यहाँ आज 12 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 7 यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स, IIT, ये दूसरे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस, उससे एक इसको एजुकेशन हब बना दिया। नई जो पॉलिसी इसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की मोदी गवर्नमेंट का, जो डेवलपमेंट, रेलवे कनेक्टिविटी और जितनी टनल्स बनाई, नेटवर्क्स, रोड्स का किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया। आज ही हालत है कि पाकिस्तान POK के लोग कहते हैं हमें भी मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, और ये खबरें अक्सर आप जो कह रहे हैं हमको सुनाई पड़ती रहती है कि POK के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि साहब हमें भी ऐसा विकास चाहिए जो हिंदुस्तान में होता दिखाई पड़ा। RSN सिंह जी, आपको लगता है कि जो बात वैद्य साहब कह रहे हैं कि एक निर्णायक, एक पॉलिटिकल लीडरशिप का एक फैसला लेना जरूरी था, और हमको क्या करना है हमको पता है, और कैसे करना है हमको ये भी पता है, और वो सुरक्षित कैसे आगे बढ़ना है, आपको लगता है ये पूरी एक सोच है, एक विजन है, जिसके तहत हम आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लगातार सफलताएं देख रहे हैं? सिंह साहब, वैद्य साहब ने जो कहा बिल्कुल उपयुक्त है और बहुत सही उन्होंने कहा। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूं कि ये प्रॉक्सी वॉर को लेके हम थोड़े से असमंजस में थे। शायद हम उसको डील नहीं करना, मतलब अपना अभी भी कैलिब्रेट कर रहे थे उसको, उसके पूरे डायमेंशंस को हम नहीं समझ थी हमको, तो हम थोड़े डिफेंसिव पे थे, थोड़े नहीं बिल्कुल डिफेंसिव पे थे। उधर से जो कार्रवाई होती थी, उधर से इन्फिल्ट्रेटर्स आते थे, पाकिस्तान जिस तरीके से कैलिब्रेट करता था प्रॉक्सी वॉर को, हम बस उसको में रिएक्ट करते थे। अब हुआ क्या कि उसके बाद से ये जब सरकार बदली तो एक पॉलिटिकल विल देखा गया, और वो पॉलिटिकल विल बड़ा, वो एक दृढ़ संकल्प वाली वो पॉलिटिकल विल थी, और हम डिफेंसिव से ऑफेंसिव में चले गए प्रॉक्सी वॉर का। और उस प्रॉक्सी वॉर के लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित प्रॉक्सी वॉर में कोई इसमें ऑफेंसिव कंपोनेंट नहीं हो सकता है। तो वो हमने बालाकोट के जरिए हमने वो डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि वो न्यूक्लियर वेपन और कन्वेंशनल वॉर के बीच में एक विंडो है। तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया,
और हमने जो पॉलिसी ऑफेंसिव जो किया बाय वे ऑफ 370 हटा के, तो इन सब चीजों का ये आज जो आप सुखद परिणाम देख रहे हैं, जो कि आपने उसको अपने उसमें गिनाया भी, जो हमारी उपलब्धियां हैं। जी। तीसरा चीज क्या है सर कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट ही नहीं किया, पाकिस्तान को इनडिफेंसिबल बना दिया। वो भी एक काउंटर प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। और आज अगर आप ये सुधरे हुए या इतने अच्छे हालात देख रहे हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान इनडिफेंसिबल हो गया है। जी। आपको मालूम है कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान का क्या हश्र है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बलूचिस्तान को आप मान लीजिए कि वो अलग हो ही गया है। ठीक है, तो ऐसे में हमने ये एक मल्टी प्रोंग्ड हमने स्ट्रेटजी बनाई और उसी का आज सुखद परिणाम हो रहा है। बिल्कुल, वो देखने को मिल रहा है हम लोग को जो आप बात कह रहे हैं एसपी वैद जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना भी कि आज हिंदुस्तान में सरकार एक तारीख देती है कि साहब 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ये जो एक तरीके से कॉन्फिडेंस है, ये आने की वजह क्या है और किस प्रकार की आप एक नक्सल के खिलाफ एक पूरी मुहिम को देखते हैं या रणनीति को देखते हैं या कमिटमेंट को देखते हैं जो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं? वैद जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैं आप ही के फिगर से कोट करता हूं कि कहां 126 डिस्ट्रिक्ट जो नक्सलवाद से अफेक्टेड थे, उनका नंबर 10 या 12 डिस्ट्रिक्ट रह गया। आप देखिए अब सिर्फ एक दो स्टेट जो छत्तीसगढ़ और थोड़ा बहुत झारखंड, इन जगहों पे नक्सलाइज बचा है। बाकी उसको मल्टी प्रोंग तरीके से, जो RSN सिंह साहब कह रहे थे कश्मीर के बारे में, मैं कहूंगा ऐसी ही पॉलिसी नक्सलिज्म के साथ डील करने में भी बहुत सारी कनेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है। जहां नक्सलाइट्स रूल करते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच नहीं सकती थी वहां। अब वहां नक्सलाइज रूल करते थे, आज उसका उल्टा हो गया है। जैसे जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और CAPF इन एरियाज में अब उनकी पहुंच होती है, तो ऑटोमेटिकली नक्सलिस्ट का होल्ड जो है वो कम होता जाता है। और उधर साथ डेवलपमेंट, लोगों को लगा कि वो सरकार उनके लिए कंसर्न्ड है। आपने देखा, आप ही की फिगर्स बता रही थी कि इतने टावर लग गए, इतने और लगने 10,000, और किस तरह से पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। तो इससे ये जो एक्सप्लॉइट होते थे गरीब लोग, जो पिछड़े लोग थे या आदिवासी थे, उसका बहुत हद तक ये प्रहार जो मल्टी प्रोंग था हमारा सरकार का, उसने बहुत असर दिखाया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है जी। और शायद इसीलिए 2026 मार्च की तारीख देने में भी सरकार एक तरीके से अपने आप को स्थिति में पाती है। RSN सिंह जी, आपको लगता है कि हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो सीमा पर होने वाला एक तरीके से दिक्कतें, परेशानियां अलग है, लेकिन देश के अंदर के इलाके, जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं, वहां पे स्ट्रेटजी अपने आप में पूरी एक अलग होती है। क्या कोऑर्डिनेशन, किस प्रकार की मुहिम या हमारी जो अप्रोच में बदलाव आया है, उसकी वजह से आज हम तारीख दे पा रहे हैं कि साहब हम नक्सलवाद मुक्त कर देंगे देश को? देखिए साहब, एक ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और अगर आप भारत का नक्शा देखें तो ये बिल्कुल जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, वो जिसको हम कहते थे तिरुपति टू पशुपति, वो बिल्कुल भारत के हार्ट से होके गुजरती थी। अब जो भी था एट इट्स वर्स्ट, एक कहते हैं कि 180 जिले थे, फिर 126 हुए, जो भी था जी। लेकिन क्या था कि ये जो पूरा कॉरिडोर है, इसमें सब फीड कर रहे हैं। इसमें फीड करने वाले जिहादी भी थे, इसमें फीड करने वाले चर्च तो बहुत पहले से रहा है इसमें और ये पूरा कॉरिडोर आप समझिए कि ये भारत के मिनरल रिच एरिया से गुजरता था। और शायद ये भी एक कारण था कि वो अंतरराष्ट्रीय ताकतें इसको बढ़ावा दे रही थी जी। ये चुनौतीपूर्ण इसलिए था कि आप भारत के इंस्टीट्यूशंस का कोई भी सेगमेंट ले लें आप,
या भारत के चाहे वो लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, एकेडमिया हो, सब में इनके लोग भरे हुए थे, जी, खास करके एकेडमिया में। और इसका कारण ये था कि जो हमारे ये जो लेफ्ट लिबरलिज्म या जिससे ये माओवादी उत्पन्न हुआ, इंपोर्टेड आइडियोलॉजी, ये अंग्रेजों ने अपने कॉलोनियल रूल को परपेचुएट करने के लिए ये एक टूल की तरह इस्तेमाल किया था। जी, ठीक है, आपके जो प्राइड है आपके पास्ट में, आपके इतिहास पे, आपके धरोहर पे, वो प्राइड पे ही पहले हमला किया था इन्होंने। जी, तो ये पूरा इकोसिस्टम था, ऐसा इकोसिस्टम था जो कि बार बार अर्बन नक्सल्स की बात प्रधानमंत्री करते हैं। इन अर्बन नक्सल्स की पकड़ जुडिशरी में थी, इसमें लेजिस्लेचर में थी, एकेडमिया में थी, और जी। यहां तक कि इन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की भी साजिश की थी इन लोगों ने। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको याद होगा इस माओवादी बेल्ट में, जी। आप थोड़ा इसका गंभीरता देखिए। 2 इटालियंस, पॉलो बॉस्को और क्लॉडिया कोलांजेलो, जी, इन लोगों को हमारे सिक्योरिटी फोर्स, 2012 की बात कर रहा हूं, जी। ये इटली से आए हुए थे। इटली के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे और उनको अरेस्ट किया था। जी, बिहार से कम 10 फ्रेंच टूरिस्ट, वो सारे के सारे माओवादी थे, उनको अरेस्ट किया था। जी, आपको याद होगा कि विनायक सेन का जब ट्रायल हो रहा था तो किस तरह से यूरोपियन कमीशन के मेंबर्स उनका वो सुनने आए थे। जी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी साजिश थी। और आप जब तिरुपति से पशुपति बोलते हैं, तो पशुपति में तो उन्होंने सत्ता तो बना ही ली थी। बिल्कुल। और तो ये इसके जी, अंतरराष्ट्रीय डायमेंशंस भी थे। जी। इसके बहुत गंभीर इंटरनल डायमेंशन है, और इस पर मैं सरकार को जी। मैं बहुत मैं इनको दाद देना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं जी। कि यहां तक वो अभी इस स्थिति में लाए हैं कि ये अब ये मिटने के बिल्कुल, कगार ये पे। खत्म होने की कगार पे पहुंच गया। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।